हेलो गाइस, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो जैसे कि हम लेक्चर 4 तक पढ़ चुके हैं। लेक्चर 4 में हमने लेक्चर 4 में प्लास्टिड के टाइप्स, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में पढ़ा। तो जैसे कि अब हमें नेक्स्ट अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में यानी न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ना है। सो न्यूक्लियोलस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, फिर मैं अपना नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको हर एक चैप्टर का PDF सेंड करूँगी। अब हम बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम न्यूक्लियोलस जान लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। न्यूक्लियोलस हमारा डार्कली स्टेन ऑर्गेनल है, जिसमें मेम्ब्रेन हमारा नहीं पाया जाता और वो RNA को स्टोर करता है। तो चलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड हैज़ 1000 to 10,000 न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोरस होते हैं और उसमें 1000 to 10,000 न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियोप्लाज्म इज ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस semi-fluid colloidal ground substance present inside the nuclear membrane, in which nuclear chromatin and nucleus are embedded. न्यूक्लियोप्लाज्म हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनियस सब्सटेंस से मिलके बना होता है, सेमी फ्लूइड होता है, कोलाइडल ग्राउंड होता है, और जो सब्सटेंस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर क्रोमैटिन में हमारा प्रेजेंट होता है, और वहीं हमारा न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड अगर ना पता हो तो जान लीजिए कि DNA और RNA हमारा न्यूक्लिक एसिड है। आप लोग इन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही जानिए। थर्ड पॉइंट, ए न्यूक्लियोलस इज ए डार्कली स्टेन ग्रैनुलर नेक्ड ऑर्गेनल विद नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन। मैं न्यूक्लियोलस आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होता है। न्यूक्लियोलस हमारा डार्कली स्टेन्ड होता है, ग्रैनुलर होता है, ऑर्गेनल है, जिसे हम नेक्ड आई मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, और इसमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी कितने मेम्ब्रेन पाए जाते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ RNA। न्यूक्लियोलस में हमारा RNA स्टोर होता है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ RNA कहा जाता है। नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 to 50 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट, अब हम फंक्शन की बात करते हैं। इट कंट्रोल ऑल द सेलुलर फंक्शन, यानी सेल्स के जितने भी फंक्शन है वो न्यूक्लियोलस ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए भी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट क्या, इट कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। तो जैसे कि स्टोर हाउस ऑफ RNA कहा जाता है, इसलिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी अप करता है, रेप्लिकेट करता है, डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कौन? न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट, इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम का भी फॉर्मेशन करता है। इट इंड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस विच हेल्प इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो जेनेटिक वेरिएशन में भी हेल्प करता है और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में भी। नेक्स्ट, हमारा यहीं से न्यूक्लियोलस के बारे में ख़त्म होता है। अगर आपको न्यूक्लियोलस में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। न्यूक्लियोलस में हमने ये पढ़ा, इन शॉर्ट जान लेते हैं कि इसमें 1000 to 10,000 न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये हमारा ग्रैनुलर नेक्ड ऑर्गेनल है, जिसमें इतने मेम्ब्रेन्स होती हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, और
इसे हम स्टोर हाउस ऑफ आरएनए भी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। सो फंक्शन की भी बात हमने कर ली। सो फंक्शन में ये पढ़ा कि ये सेल्स के सारे फंक्शन को कैरी अप करता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। थर्ड हमने पढ़ा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये बियर अप करता है और ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट ये जेनेटिक वेरिएशन या फिर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में भी ये हेल्प करता है। कौन? न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस अब हमारा ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर ना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए। नेक्स्ट अब हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। सो क्रोमोसोम तो सबको पता ही होता है क्या है इन शॉर्ट, लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन अब हम क्रोमोसोम स्टार्ट करते हैं। सो क्रोमोसोम क्या है? इट इज़ डार्कली स्टेन नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। तो ये हमारा डार्कली स्टेन नेटवर्क होता है, नेटवर्क जैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स हमारे पाए जाते हैं। किसमें? क्रोमोसोम में। नेक्स्ट इट वाज फर्स्ट डिनोटेड बाय डब्ल्यू फ्लेमिंग। तो क्रोमोसोम को सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने बताया 1882 में। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड लास्ट वन इज टेलोसेंट्रिक। सो 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अब हमें डिटेल में पढ़ना है। सो ये हमारे टाइप्स थे। अब इन टाइप्स को वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो मेटासेंट्रिक क्या है? द क्रोमोसोम हैज़ अ मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्या है मेटासेंट्रिक? हमारा वो क्रोमोसोम जो मिडिल सेंट्रोमियर से दोनों इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करे। तो आप लोग देखिए कि बीच में हमारा सेंट्रोमियर है। डायग्राम से आप लोग को और क्लियर होगा कि बीच में हमारा क्या है? सेंट्रोमियर। और ये देखिए इक्वल हमारे इधर भी आर्म इक्वल है और इधर भी, यानी ना ये बड़ा है ना ये छोटा है, ना ये बड़ा है ना ये छोटा। सो दोनों इक्वल हमारे सेंट्रोमियर से फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए हमारा मेटासेंट्रिक है। सो इन शॉर्ट में जान लीजिए मेटासेंट्रिक क्या है कि वो क्रोमोसोम जो मिडिल सेंट्रोमियर से 2 इक्वल आर्म का फॉर्मेशन करें या फिर 2 इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करें, सो उसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट अब हम सब मेटासेंट्रिक की बात करेंगे। सो आप लोग को अगर ना समझ में आए तो मुझसे पूछे, वैसे मैं आपको इतने अच्छे से बता दे रही हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम सब मेटासेंट्रिक की बात करते हैं। सो हम सब मेटासेंट्रिक में पढ़ेंगे द क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर एंड 1 लॉन्गर आर्म। तो क्रोमोसोम क्या है? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है कि वो क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर से ऊपर की तरफ, यानी एक आर्म हमारा लॉन्ग होगा और एक आर्म हमारा शॉर्ट होगा। तो जब एक आर्म लॉन्ग हो और एक आर्म शॉर्ट हो तो वो हमारा कौन सा क्रोमोसोम होगा? सब मेटासेंट्रिक। सो सब मेटासेंट्रिक का डायग्राम आप देख लीजिए कि बीच में हमारा मिडिल में हमारा सेंट्रोमियर है एंड ऊपर के साइड हमारा शॉर्ट आर्म और नीचे के साइड हमारा लॉन्ग आर्म है। सो ये हमारा सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर है। चलिए अब हम एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं। In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming are extremely short and one are very long. So जब सेंट्रोमियर हमारा मिडल में प्रेजेंट है और शॉर्ट आर्म हमारा ऊपर की तरफ जो हमारा है वो शॉर्ट आर्म है और नीचे की तरफ हमारा लॉन्ग आर्म है। सो उस टाइप ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सो ये हमारा थर्ड टाइप था क्रोमोसोम का, एक्रोसेंट्रिक। अब हम फोर्थ एंड लास्ट देखते हैं, टेलोसेंट्रिक। सो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या? टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। सो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है? टर्मिनल पे ही सेंट्रोमियर पाया जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर का आर्म है वो बहुत शॉर्ट है और नीचे का आर्म बहुत लॉन्ग है। और सेंट्रोमियर जनरली हमारा
टर्मिनल साइड पे ही हमारा प्रेजेंट है। सो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, टेलोसेंट्रिक, जिसमें टर्मिनल से सेंट्रोमियर हमारा अराइज हो उसे हम टेलोसेंट्रिक कहेंगे। और तीनों में हमने पढ़ा कि मिडल से हो रहा है। फिर भी हम इन शॉर्ट जान लेते हैं कि मेटासेंट्रिक में हमने पढ़ा कि दोनों आर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस टाइप के क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक में हमने पढ़ा कि जो ऊपर का आर्म है वो शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू नीचे के आर्म से, तो वो हमारा सब मेटासेंट्रिक हुआ। एक्रोसेंट्रिक में हमने पढ़ा कि हमारा जो ऊपर का आर्म होगा वो थोड़ा और शॉर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सो वो हमारा एक्रोसेंट्रिक होगा। एंड लास्ट हमने टर्मिनल पढ़ा, टेलोसेंट्रिक। सो उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारा सेंट्रोमियर टर्मिनल से अराइज होगा, तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। सो नेक्स्ट, अब हमारा क्रोमोसोम यहीं से ख़त्म होता है। अब हमारा ये चैप्टर भी लगभग ख़त्म ही हो चुका है। 2 टॉपिक आप लोग और पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी ख़त्म। उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वो दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं। सो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, माइक्रोबॉडी एंड सैटेलाइट। सो माइक्रोबॉडी पढ़ लेते हैं। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट vesicles called microbody that contain various enzyme are present in both plant and animal cell। तो क्या है कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं उनमें माइन्यूट वेसिकल्स साइज के कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। और इनमें क्या है, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये हमारे माइक्रोबॉडीज़ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। इन शॉर्ट माइक्रोबॉडीज़ में आप इतना लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में क्या माइन्यूट वेसिकल्स पाए जा रहे हैं जिसे हम माइक्रोबॉडी कह रहे हैं, और उसमें एंजाइम्स हमारे प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोबॉडी हमारे प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल में हमारे पाए जाते हैं। सो अगर आपको यहाँ से समझ में ना आ रहा हो तो मैंने एक बार बोल दिया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ और ध्यान से सुन लीजिए। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडी दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। सो मैंने बोल दिया एक बार, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं। सो हमारा माइक्रोबॉडी भी यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हाट इज़ सैटेलाइट। तो चलिए सैटेलाइट पढ़ के अपने ये चैप्टर भी फिनिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट क्या है, समटाइम ए फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called satellite। तो सम टाइम यानी कुछ समय में जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो नॉन स्टेनिंग हो जाता है और ये अपने लोकेशन पे कांस्टेंट हो जाता है, जिससे क्या है, स्मॉल फ्रैगमेंट्स का अपीयरेंस होता है जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। इन शॉर्ट जान लीजिए कि क्या है सैटेलाइट। कुछ समय में जो हमारा क्रोमोसोम है वो नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन शो करता है, जिससे जो हमारा क्रोमोसोम है वो कांस्टेंट हो जाता है और इसी से हमें स्मॉल फ्रैगमेंट का जो अपीयरेंस दिखता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को सैटेलाइट भी क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट, अब हमारा इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म हो रहा है। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन पे। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।